वेलकम टू डियर स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो में सीजी बोर्ड के छात्रों के लिए कक्षा 12वीं का असाइनमेंट नंबर 5 जो कि हिंदी सब्जेक्ट का इसका सॉल्यूशंस लेकर आ चुके हैं। साथ ही साथ इसका डाउनलोड पीडीएफ लिंक भी हम आपको देने वाले हैं, जिससे कि आप अपना जो असाइनमेंट इसे बेहतर तरीके से तैयार कर सको। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में समझाकर लिखिए। तो दोस्तों ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आप देख सकते हो पूर्णकालीन पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार। तो जो पूर्णकालीन पत्रकार होते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं। पूर्णकालीन पत्रकार, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित रूप से नियमित वेतन प्राप्त करते हैं उन्हें पूर्णकालीन पत्रकार कहते हैं। फिर अंशकालीन पत्रकार दोस्तों, तो यहाँ पर जो पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर कार्य करते हैं उन्हें अंशकालीन पत्रकार कहते हैं। फिर होता है स्वतंत्र पत्रकार, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन से ना जुड़कर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए भुगतान के आधार पर लेख लिखते हैं, उन्हें स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट पर समाचार विषय पर एक आलेख लिखिए। तो इस तरीके से आपको लिख लेना। इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना एवं समाचारों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पर किसी भी रूप में समाचार लेखों, चर्चाओं, परिचर्चाओं, वाद विवादों, फीचर, झलकियों, डायरियों के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को महसूस करना और दर्ज करना इंटरनेट पत्रकारिता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश समूह और निजी कंपनियां इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं। इस सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है। फिर दोस्तों यहाँ पर आगे, वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच में हुई थी। इस समय में तकनीकी स्तर पर इंटरनेट का बहुत विकास हुआ। इसी बीच नई वेब भाषा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इंटरनेट ईमेल आया। इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेस्ट एस्केप नाम से ब्राउज़र ने इंटरनेट को सुविधा संपन्न और तेज़ रफ्तार बना दिया। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियां संपर्क में आई। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हम। आगे दोस्तों, बच्चों की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं विषय पर एक फीचर लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की सफलता को निर्धारित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण मूल और निर्णायक कारक उसकी एकाग्रता शक्ति होती है। एकाग्रता का अर्थ है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य बातों पर ध्यान ना लगाते हुए एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना। बच्चों की मासूमियत और चंचलता हम सभी को लुभाती है, लेकिन जब यह उसकी एकाग्रता में बाधा बन जाए तो यह मुश्किल पैदा कर सकती है। बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अनुभव होने पर बच्चों में एकाग्रता की कमी हो जाती है। नियमित रूप से नींद ना लेना भी एकाग्रता में कमी का कारण बन सकता है। अतः हमें बच्चों की नींद पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उसकी एकाग्रता बढ़ सके। आगे देखते हैं दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको इसे ध्यान से देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर जो काव्यांश है आपको इसे पढ़ लेना। अब इसके आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला दिया दोस्तों, काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए, और दूसरा दिया है रुबाई छंद का परिचय देते हुए इस अंश की भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये रहा दोस्तों, आपको इसका जो आंसर है इतना लिख लेना है। तो यहाँ से आप लिखना चालू करें दोस्तों। काव्यांश में शायर की माँ द्वारा अपने द्वारा बच्चे को नहलाने की क्रिया को वर्णन करते हो माँ और बेटे के पारस्परिक स्नेह प्रदर्शन का चित्रण करता है। माँ अपने बच्चों को नहलाती है और उसके बाल बनाती है। ऐसा करने से बच्चा बड़े प्यार से माँ की ओर देखता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो इसका खा वाला था, रुई छंद का परिचय देते हुए इस अंश की भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पर आपको लिख लेना है, इतना लिखना। रुई उर्दू भाषा का छंद है, इसकी भाषा की विशेषता यह है कि इसमें उर्दू एवं लोक भाषा के विशिष्ट शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे रुबाई, गेसु, घुटनियों, गंगी, पिनहाती आदि विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अगला है दोस्तों, दूर के ढोल सुहाने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती, परंतु उनकी कर्कशता समीप जो पास के लोग होते हैं को भी कटु प्रतीत नहीं होती। लिखिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको इस तरीके से लिख लेना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, ढोल सुहाने होते हैं क्योंकि उनकी जो कर्कशता होती है दूर तक नहीं पहुँचती है। जब ढोल के पास बैठे हुए लोग के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के
कान में वही शब्द मधुरता का संचार करते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी भी विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल को पूर्ण घर में एक कोने में बैठी हुई लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोचन, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम संगीत ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उनकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती है, दूरस्थ लोगों के लिए तो यह अत्यंत मधुर बन जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो हिंदी सब्जेक्ट का असाइनमेंट था इसका आपको सॉल्यूशंस बता दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां, इसको भी आप एक बार देख लें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर चेकआउट ज़रूर कर लेना। असली वस्तु है हेठ खूटी, नहीं लेखक के ऐसा कहने का क्या आशा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो असली वस्तु हेठ है, ना कि खूटी। यही अवस्था साहित्य रचना में भी होती है, अर्थात मन के भाव ही असली वस्तु हैं, विषय अथवा शीर्ष नहीं है। तात्पर्य है कि यदि हृदय में भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। प्रस्तुत गद्यांश में हेठ का उदाहरण मनोभाव के लिए दिया गया और खूटी का विषय के लिए। गार्डिनर महोदय के अनुसार जिस प्रकार मुख्य वस्तु हेड होती है, खूटी नहीं होती है, उसी प्रकार मन के भाव विचार मुख्य होते, विषय नहीं होते। आशय यह है कि यदि मन में भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। विशेष मानसिक स्थिति में व्यक्ति के मन में उमंग उठती है, हृदय में स्फूर्ति आती है और मस्तिष्क में कुछ न कुछ आवेग उत्पन्न होता है कि व्यक्ति उसे अभिव्यक्ति देने के लिए लिखने बैठ जाता है। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त विषय की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।